नमस्कार प्यारे साथियों। निर्माण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चल रही राजनीति विज्ञान के विभिन्न टॉपिकों से संबंधित एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से हम राजनीति विज्ञान के विभिन्न टॉपिकों के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। ये एमसीक्यू सीरीज है, ये राजनीति विज्ञान से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं सहायक रहने वाली है। इस एमसीक्यू सीरीज का जो सिलेबस है विशेष रूप से स्पेशल रूप से आरपीएस स्कूल व्याख्याता के अकॉर्डिंग चल रहा है। स्पेशल हम बात करें तो आरपीएस स्कूल व्याख्याता के लिए राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर के लिए ये जो एमसीक्यू सीरीज है विशेष रूप से लाभदायक एवं सहायक रहेगी। इस एमसीक्यू सीरीज में हम प्रश्न के साथ आंसर और आंसर के साथ व्याख्या को लेकर चल रहे हैं। इस एमसीक्यू सीरीज के सभी प्रश्न प्रवेश ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनके पूछे जाने की भी संभावना है। यानी इस एमसीक्यू सीरीज में आपको आगे आने वाली परीक्षा के पैटर्न का पता चलेगा, साथ में अपनी तैयारी कितनी हुई है उसका पता चलेगा, एग्जाम में गलतियां कहाँ होती हैं उसका पता चलेगा। साथ ही राजनीति विज्ञान की एक नए तरीके से नए सिरे से आपकी तैयारी भी होगी। सुमन गुड मॉर्निंग, आलोक जय सिया राम। अभी तक की हम बात करें तो अभी तक इस एमसीक्यू सीरीज में 1130 प्रश्नों की चर्चा हमने कर ली है और आज की क्लास में उससे आगे बढ़ते हैं। साथियों, सभी को मैं बता देता हूं कि इस एमसीक्यू सीरीज की पैनल पीडीएफ सभी के लिए निःशुल्क रूप से डाउनलोड के लिए अवेलेबल है और पैनल पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप निर्माण क्लासेज के टेलीग्राम चैनल और निर्माण क्लासेज ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। निर्माण क्लासेज टेलीग्राम चैनल और निर्माण क्लासेज ऐप, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही जगह आपको इस एमसीक्यू सीरीज की पैनल पीडीएफ या इस एमसीक्यू सीरीज की सभी क्लासों की पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी आप करवा सकते हो बाद में रिवीजन के लिए। इसके साथ सभी को बता देता हूँ साथियों, राजनीति विज्ञान से संबंधित निःशुल्क अध्ययन सामग्री भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है www.nirbanclasses.com। www.nirbanclasses.com पे विजिट करके आप राजनीति विज्ञान से संबंधित निःशुल्क अध्ययन सामग्री निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। निर्माण क्लासेज जयपुर के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो सर्च हो जाएगी और अब वहां से आप अध्ययन सामग्री पढ़ सकते हो। चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 1131 और आज की क्लास का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है श्रीलंका। बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। देखो, हम राज्य की बात करें, राज्य, तो राज्य के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं। यानी किसी भी राज्य की हम बात करें जिसको हम राज्य कहेंगे, उस राज्य के 4 तत्व जरूरी हैं। एक है जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा तत्व है सरकार और चौथा तत्व है संप्रभुता। चौथा तत्व है संप्रभुता और इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। लेकिन एक राज्य के लिए ये चारों ही तत्व होने जरूरी है। इनमें से एक तत्व भी नहीं है तो राज्य नहीं हो सकता है। यह राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, राज्य का मतलब एक देश, एक राजनीतिक इकाई।
अब यहाँ ऑप्शन में हम देखें तो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के पास खुद की जनसंख्या है, बिल्कुल है। राजस्थान के पास भूभाग भी है, राजस्थान के पास सरकार भी है ना, राज्य की सरकार भी है। लेकिन राज्य के पास संप्रभुता नहीं है, राजस्थान के पास संप्रभुता नहीं है, क्योंकि राजस्थान है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। तो इस तरह से राजस्थान है ये राज्य नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, संप्रभुता नहीं। नेपाल की बात करें तो राज्य है, बांग्लादेश की बात करें राज्य है, श्रीलंका की बात करें तो राज्य है। तो सुमन ने इसका आंसर ए दिया था, आलोक ने भी इसका आंसर ए दिया था, बिल्कुल सही आंसर था राजस्थान। यानी राज्य के लिए चार तत्वों का होना जरूरी है, तब ही वो राज्य कहलाएगा। जैसे कि हम बात करें भारत की, तो स्वतंत्रता से पहले का जो भारत है वो राज्य नहीं था। स्वतंत्रता से पूर्व का भारत राज्य नहीं था, क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व के भारत की बात करें तो जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि भारत की सरकार थी वो ब्रिटेन की सरकार के अधीन थी। यानी भारत अपने आंतरिक मामलों में भी और बाह्य मामलों में भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, ब्रिटेन की सरकार के अधीन था। इस तरह से स्वतंत्रता से पूर्व भारत भी राज्य नहीं था। बांग्लादेश पश्चिमी बंगाल की बात करें राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात करें राज्य नहीं है, राजस्थान की बात करें राज्य नहीं है। इसी तरह हम यूएनओ की बात करें, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन, क्या ये राज्य है? तो हम ये कहेंगे कि ये भी राज्य नहीं है, क्योंकि इसकी ना तो जनसंख्या है, ना इसका निश्चित भूभाग है, ना इसकी किसी तरह की कोई सरकार है, ना ये संप्रभु है ना। यूएनओ भी राज्य नहीं है, एक संगठन है ये। इसी तरह हम सार्क की बात करें, दक्सेस की बात करें, ईयू की बात करें, तो ये भी राज्य नहीं है। ब्रजेश प्रणाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1132। किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? ऑप्शन आपके सामने है, एल डी वाइट, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी टी एच ग्रीन, और ऑप्शन डी है जॉन स्टुअर्ट मिल। बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। किसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है? और ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है एल डी वाइट, ऑप्शन बी है बेंथम, ऑप्शन सी है टी एच ग्रीन, और ऑप्शन डी है जॉन स्टुअर्ट मिल। आंसर 1132 का ब्रजेश ने बी दिया है, सुमन ने सी दिया है, हंसा ने आंसर सी दिया है, कैलाश गुड मॉर्निंग, ब्रजेश ने ग्रीन, ग्रीन सी में है आंसर। आलोक यहाँ ए आंसर दे रहे हैं, फिर सी दे दिया है आलोक ने। देखो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, टी एच ग्रीन। तो जिसने भी टी एच ग्रीन दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। टी एच ग्रीन की हम बात करें तो टी एच ग्रीन आदर्शवादी विचारक हैं, नैतिकतावादी विचारक हैं। आदर्शवादी नैतिकतावादी विचारक हैं। टी एच ग्रीन की पुस्तक की हम बात करें, पुस्तक टी एच ग्रीन की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन। 1895 की पुस्तक है।
एक आप इस पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, है ना, पुस्तक पूछी जाती है एग्जाम में। तो ग्रीन की पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1895 की ये पुस्तक है। ग्रीन ने कहा है कि जो मानव की चेतना है वो स्वतंत्रता चाहती है। मानव की चेतना स्वभावतः स्वतंत्रता चाहती है, और ये जो स्वतंत्रता है ये अधिकार में निहित है। स्वतंत्रता के लिए क्या जरूरी है? अधिकार निहित जरूरी है, क्योंकि स्वतंत्रता अधिकार में निहित है, और जो अधिकार हैं ये राज्य की मांग करते हैं। यानी लोगों को अधिकार मिल पाए इसलिए राज्य का होना जरूरी है। यानी लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की इच्छा प्रकट करते हैं, क्योंकि उनकी जो मानव की चेतना है वो स्वभाव से स्वतंत्र। इस तरह से लोग अपने अधिकार एवं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की मांग करते हैं। तो इस तरह से जो राज्य है ये लोगों की इच्छा का परिणाम है, लोगों की इच्छा का परिणाम है, न कि शक्ति का, न कि शक्ति। इस तरह से ग्रीन का कहना है कि राज्य है वो शक्ति का नहीं बल्कि इच्छा का परिणाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ग्रीन की बात करें तो ग्रीन की एक तो पुस्तक हो गई, पुस्तक सभी को याद हो गई होगी, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1895। और इसमें कहता है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है, और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, इसलिए राज्य है वो लोगों की इच्छा का परिणाम है, न कि शक्ति का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं कि निर्माण क्लासेज ऐप के माध्यम से राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर के लिए स्कूल व्याख्याता एग्जाम के लिए जो आरपीएससी ने अभी नोटिफिकेशन आउट किया है उसके लिए ऑनलाइन लाइव बैच शुरू किया जा चुका है। इस लाइव बैच की हम बात करें तो इस लाइव बैच में सभी क्लास लाइव रहेंगे, और ये लाइव भी स्टूडियो से रहेंगी। यानी इन क्लासों में क्लासरूम का किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। साथ में आप क्लास के दौरान ही, लाइव क्लास के दौरान ही कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ पाओगे और उसका आंसर भी प्राप्त कर पाओगे। साथ में इसमें पीडीएफ नोट्स रहेंगे जो प्रिंट हो जाएंगे, प्रिंट करवा सकते हैं, पूर्णतः अपडेट रहेंगे, और बेस्ट स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। पिछले एग्जामों में लगभग 70% से ज़्यादा प्रश्नों को कवर किया है इस स्टडी मटेरियल ने। लगभग 30 से 35 प्रमाणिक जो पुस्तकें हैं राजनीति विज्ञान की, उनसे स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। इस बैच के साथ प्री रिकॉर्डेड बैच बिल्कुल फ्री है। लाइव कोर्स लेते हैं तो उसके साथ प्री रिकॉर्डेड बैच बिल्कुल फ्री रहेगा। टेस्ट सीरीज 20 एवं 30 इसके साथ फ्री रहेगी, और दीपावली का ऑफर भी चल रहा है। दीपावली के ऑफर के तहत फीस में पूरी 65% की छूट मिल रही है, और इसके साथ साथ 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। यानी टोटल 18 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिलेगा दीपावली के ऑफर के तहत। और इसके अलावा जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको भी बता देता हूँ, जिनकी वैलिडिटी बची हुई है तो उनको तो कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें, उनके कोर्स में ये जो लाइव बैच है वो अपने आप शुरू हो जाएगा, तो उनको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी वैलिडिटी समाप्त होने वाली है या समाप्त हो चुकी है और वो अपना कोर्स रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑफर है, मात्र 1500 में रिन्यू हो जाएगा, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। पहले वाला जो बैच है वो आपके पास रहेगा, इसके साथ में नया लाइव बैच भी मिल जाएगा। और पुराने विद्यार्थी अपना कोर्स जो रिन्यू करवाए वो रिन्यूअल कोर्स फॉर ओल्ड स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से कोर्स जो बना हुआ है उसमें जाके रिन्यू करवाएं। उनके लिए कूपन कोड बना हुआ है रिन्यूअल SLC, उसको यूज करें, तब जाके फीस आपकी कम हो जाएगी। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी मैकियावली, और ऑप्शन डी है होब्स। बताइएगा सही आंसर इसका क्या होना चाहिए। प्रश्न संख्या 1133।
ईशा खंडेलवाल ने सी आंसर दिया है, ब्रजेश ने भी सी आंसर दिया है, सुमन ने भी इसका आंसर सी दिया है। किस विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? प्लेटो, बोधा, मैकियावली, होब्स। तो इसका सही आंसर सी होगा, मैकियावली। मैकियावली की हम बात करें, मैकियावली इटावली विचारक है या इटली के विचारक है? इटालवी विचारक या इटली के विचारक है। और इन्होंने ही आधुनिक संदर्भ में राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 16वीं सदी के प्रारंभ में। 16वीं सदी के प्रारंभ में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है, द प्रिंस। 1513 की एक कृति है और इसी कृति में इन्होंने आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का उल्लेख किया या राज्य शब्द को परिभाषित किया। इसके अलावा हम बात करें प्राचीन यूनानी विचारकों की, प्राचीन यूनानी विचारकों की, तो प्राचीन यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया है, पोलिस शब्द का प्रयोग किया है। वहीं रोमनों की हम बात करें, रोमन विचारकों ने राज्य के लिए सिविटास शब्द का प्रयोग किया है, सिविटास शब्द का प्रयोग किया है। वहीं हम उसकी बेंथम की बात करें, होब्स की बात करें, होब्स की, तो होब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। वहीं बोधा की बात करें, बोधा ने राज्य के लिए रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। प्लेटो की हम बात करें, प्लेटो, तो प्लेटो ने दो तरह के राज्यों का विचार दिया है, आदर्श राज्य का रिपब्लिक में और उपादर्श राज्य का द लॉज में। तो प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य का उल्लेख रिपब्लिक में किया है, इसके लिए इन्होंने कैलिपोलिस शब्द का प्रयोग किया है, कैलिपोलिस शब्द का प्रयोग किया है। और वही जो इनका उपादर्श राज्य है, उपादर्श राज्य, इस उपादर्श राज्य का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक द लॉज में किया है और इसके लिए इन्होंने मैग्नीसिया शब्द का प्रयोग किया है। मैग्नीसिया शब्द का प्रयोग किया है। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने राज्य को कायोनोनिया कहा है, कायोनोनिया कहा है अरस्तु ने राज्य को। लोक और रूसो की बात करें, लोक व रूसो, इन दोनों ने राज्य को समुदाय कहा है, समुदाय या सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, समुदाय या सिविल सोसाइटी कहा लोक व रूसो ने। और वही हेगेल की हम बात करें तो हेगेल ने राज्य के लिए राष्ट्र राज्य शब्द का प्रयोग किया है, राष्ट्र राज्य शब्द का प्रयोग किया है। इन चीज को ध्यान रखिएगा कि किसने राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और आधुनिक संदर्भ में राष्ट्र राज्य का सबसे पहले प्रयोग किया मैकियावली ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1134, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए आशीर्वादम, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट ने, ऑप्शन सी गैटेल ने और ऑप्शन डी है गार्नर। बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न संख्या 1134, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को तो ईंट कहा, राज्य को सीमेंट कहा है? ऑप्शन आशीर्वादम, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी गैटेल और ऑप्शन डी है गार्नर। सुमन का आंसर ए आ चुका है, आशीर्वादम, बिल्कुल सही आंसर इन्होंने दिया है। आशीर्वादम की हम बात करें, इन्होंने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है। और
समाज रूपी ईंट और राज्य रूपी सीमेंट से मिलकर एक व्यवस्था का निर्माण होता है, राज्य व्यवस्था का निर्माण होता है। कैलाश ने भी आंसर ए दिया, अजय ने भी इसका आंसर ए दिया, सभी का बिल्कुल सही आंसर था। आशीर्वादम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1135। निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व में है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी होब्स और ऑप्शन डी है हेगेल। दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न 1135। निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व में है? प्लेटो, अरस्तु, होब्स, हीगल। आंसर सुमन का बी आया है, वहीं आलोक ने ए आंसर, अजय ने भी इसका ए आंसर दिया है। देखो इसका सही जो आंसर होगा वो बी होगा, अरस्तु। अरस्तु अरस्तु की हम बात करें तो अरस्तु प्राचीन यूनानी विचारक है, प्राचीन यूनानी विचारक है, और इन्होंने नगर राज्य के संदर्भ में राज्य को बताया है। नगर राज्य के संदर्भ में राज्य को बताया है। इन्होंने राज्य को कायोनिनिया भी कहा है, कायोनोनिया के रूप में भी कहा है कि राज्य है वो समुदायों का समुदाय है। यानी एक राज्य में, एक समाज में कई तरह के समुदाय होते हैं, उसमें राज्य भी एक समुदाय होता है, लेकिन राज्य है वो सर्वोच्च समुदाय है, वो समुदायों का समुदाय है, अर्थात कायोनोनिया है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य का जो निर्माण है वो परिवारों से और ग्रामों से मिलकर हुआ है। यानी सबसे पहले व्यक्ति परिवार का निर्माण करता है। अरस्तु का कहना है कि महिला और पुरुष में एक दूसरे की तरफ आकर्षण स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और वही दास और स्वामी में जो बौद्धिक और नैतिक अंतर है, इसलिए दास और स्वामी के अंदर भी स्वाभाविक आकर्षण पाया जाता है। और इसी स्वाभाविक आकर्षण की वजह से स्त्री और पुरुष और दास और स्वामी आपस में मिलते हैं और मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार की जब आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो कई परिवार आपस में मिलकर ग्राम का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले परिवार बना, उसके बाद में ग्राम बनता है। जो ग्राम की भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो कई ग्राम मिलते हैं, और कई ग्राम मिलकर नगर राज्य या राज्य का निर्माण करते हैं। और ये जो नगर राज्य या राज्य है ये पूर्ण आत्मनिर्भर होता है, इसमें सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो इस तरह से अरस्तु ने कहा कि निर्माण की दृष्टि से देखें या ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो राज्य बाद में है, व्यक्ति पहले है, क्योंकि व्यक्ति ने मिलकर परिवार बनाया, परिवारों ने राज्य ग्राम बनाया और ग्रामों ने राज्य बनाया। तो निर्माण की दृष्टि से तो व्यक्ति पहले है, राज्य बाद में है। लेकिन वही तर्क की दृष्टि से देखें, बौद्धिकता की दृष्टि से देखें तो राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तु कहता है कि वैसे निर्माण की दृष्टि से तो राज्य पहले है, लेकिन वही तर्क और बौद्धिकता की दृष्टि से देखें, प्रकृति की दृष्टि से देखें तो प्रकृति की दृष्टि से राज्य व्यक्ति से पूर्व है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो राज्य है वो जैविक है। अरस्तु कहता है कि जो राज्य है वो जैविक है, अर्थात राज्य एक जीव की तरह है। राज्य एक जीव है जिसका एक शरीर है। तो राज्य शरीर है और जो व्यक्ति है वो इस शरीर के अंग है। व्यक्ति क्या है? शरीर के अंग है। जब शरीर का कोई अंग शरीर से कट जाएगा तो वो अंग नष्ट हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं बचेगा। यानी अंग का महत्व तभी तक होता है, अंग सुचारू रूप से तभी तक कार्य करेगा जब तक वह अपने शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यदि राज्य रूपी शरीर से अंग रूपी व्यक्ति अलग हो जाएगा तो उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं बचेगा। यानी राज्य से अलग
राज्य से अलग व्यक्ति का महत्व नहीं होगा। राज्य समग्र है, राज्य समग्र है क्योंकि ये पूरा एक जीव है, पूरा एक शरीर है, जबकि व्यक्ति उसका एक अंग मात्र है। इस तरह से बौद्धिक दृष्टि से देखें, नैतिक दृष्टि से देखें, तर्क की दृष्टि से देखें, प्रकृति की दृष्टि से देखें, तो राज्य है वो व्यक्ति से पूर्व है। यानी राज्य है तब ही व्यक्ति है। राज्य से अलग हुआ व्यक्ति कोई काम का नहीं होता है, वह नष्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके संदर्भ में अरस्तु का कथन भी है कि राज्य से अलग हुआ व्यक्ति या तो पशु है या देवता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है और इसीलिए वो राज्य में ही रहता है। मनुष्य होगा तो राज्य में रहेगा, यदि वो राज्य से अलग है तो इसका मतलब या तो वो पशु है या फिर देवता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1136, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है? किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए मैकियावली, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी सेबाइन और ऑप्शन डी है होब्स। बताएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है? मैकियावली, बोधा, सेबाइन, होब्स। आंसर क्या होना चाहिए? देखो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बोधा। अभी हम कुछ ही देर पहले बात कर रहे थे कि बोधा ने राज्य के लिए रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है, यानी इन्होंने राज्य को गणराज्य के रूप में स्पष्ट किया है। और संप्रभुता शब्द का प्रयोग भी इन्होंने सबसे पहले किया है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी बोधा ने किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1137। ग्राम्सी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ग्राम्सी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। ऑप्शन बी है उत्पादन के ढंग। ऑप्शन सी है शारीरिक प्रभुत्व और ऑप्शन डी है सर्वहारा की संख्यात्मक शक्ति। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है, दीजिएगा आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। देखो ग्राम्सी की हम बात करें, ग्राम्सी ग्राम्सी मार्क्स नव मार्क्सवादी विचारक है। नव मार्क्सवादी विचारक है और ग्राम्सी ने आधिपत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। आधिपत्य की इन्होंने सबसे पहले आधिपत्य की अवधारणा का प्रतिपादन नोट्स ऑन द साउथर्न क्वेश्चन 1926 में किया था। उसके बाद में प्रिजन नोट्स बुक 1929 में इन्होंने आधिपत्य की अवधारणा की उन्नत परिभाषा दी। तो सबसे पहले आधिपत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया नोट्स ऑन द साउथर्न क्वेश्चन में और उन्नत और स्पष्ट परिभाषा दी आधिपत्य की अवधारणा की प्रिजन नोटबुक्स में 1929 में।
इन्होंने आधिपत्य की अवधारणा के अंतर्गत कहा कि आधिपत्य के अंतर्गत राज्य में एक वर्ग दूसरे वर्ग पर आधिपत्य स्थापित करता है। यानी जो शासक वर्ग है वो जो शासित वर्ग है उस पर अपने आधिपत्य की स्थापना करता है, प्रभुत्व स्थापित करता है। और इस प्रभुत्व का कारण आर्थिक और सैनिक शक्ति नहीं है। मार्क्सवादियों की बात करें तो मार्क्सवादी ये कहते हैं कि आर्थिक आधार पर एक वर्ग दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित करता है, लेकिन ग्राम्सी कहता है कि इस प्रभुत्व या आधिपत्य का आधार आर्थिक और सैनिक शक्ति नहीं है, बल्कि इस प्रभुत्व का आधार है शासक वर्ग का बौद्धिक व नैतिक नेतृत्व। यानी शासक अपने बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व के माध्यम से इस तरह की विचारधारा समाज में फैला देता है कि जिसकी वजह से उनकी आधिपत्य को, उनके प्रभुत्व को जो जनता है वो स्वीकार कर लेती है, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेती है और शासक वर्ग अपना आधिपत्य या प्रभुत्व जमा देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1138। निम्नलिखित में कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? ऑप्शन ए है सोरेल, ऑप्शन बी है क्रोपोटकिन, ऑप्शन सी है ओपनहाइमर और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? सोरेल, क्रोपोटकिन, ओपनहाइमर और ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। आंसर की बात करें तो आंसर सुमन का आ चुका है, ऑप्शन डी। और बिल्कुल सही आंसर सुमन के द्वारा दिया गया है। आलोक ने भी इसका आंसर डी दिया है, आलोक का भी बिल्कुल सही आंसर है। देखो, हम बात करें कि राज्य की हिंसा एवं शोषण के रूप में, यंत्र के रूप में जो परिभाषा दी है वो मार्क्सवादी विचारकों ने दी है। मार्क्सवादी विचारक जैसे कि कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, डी.आई. लेनिन आदि, इन्होंने कहा है कि राज्य है वो हिंसा एवं शोषण का यंत्र है। राज्य हिंसा व शोषण का यंत्र है और इस यंत्र का प्रयोग जो शासक वर्ग है, जो पूंजीपति है या जो शासक वर्ग है या जो संपत्तिशाली वर्ग है, जिसको ये कहते हैं शोषक वर्ग, जिनको कहते हैं ये शोषक वर्ग, अर्थात ये वर्ग जो शोषण करने का कार्य करता है, ये दूसरे वर्ग का शोषण करता है और जिसका शोषण किया जाता है वो शोषित वर्ग कहलाता है। इस राज्य रूपी यंत्र का प्रयोग ये शोषक वर्ग शोषित वर्ग का शोषण करने के लिए करता है। इस तरह से राज्य है वो शोषक वर्ग के हाथ में एक यंत्र है शोषण करने का, हिंसा का। यानी राज्य रूपी यंत्र के माध्यम से जब शोषित वर्ग शोषक वर्ग का विरोध करता है, तब शोषक वर्ग या शासक वर्ग है उसका विरोध दबाने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है राज्य के रूप में। तो इस तरह से मार्क्सवादियों ने कहा है कि राज्य है वो हिंसा और शोषण का यंत्र है। इस बात की आलोचना सोरेल ने भी की है, क्रोपोटकिन ने भी की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1139। राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है पूर्वी राज्य, सामंती राज्य, रोमन साम्राज्य, राष्ट्र राज्य। ऑप्शन बी सामंती राज्य, पूर्वी राज्य, रोमन साम्राज्य, राष्ट्र राज्य। ऑप्शन सी पूर्वी राज्य, रोमन साम्राज्य,
सामंती साम्राज्य, राष्ट्र राज्य। और ऑप्शन डी है रोमन साम्राज्य, पूर्वी राज्य, राष्ट्र राज्य, सामंती राज्य। ऐतिहासिक विकास क्रम में हमें बताना है। आंसर सुमन का सी आया है, आलोक का भी आंसर सी आया है। और बिल्कुल सही आंसर दिया गया है सी। देखो राज्य के ऐतिहासिक सिद्धांत के जो समर्थक हैं, ये राज्य के जो विकासवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं, उनका ये मानना है कि राज्य का विकास हुआ है, राज्य का ऐतिहासिक क्रम में विकास हुआ है, राज्य का विभिन्न चरणों के रूप में विकास हुआ है। और राज्य के विकास का जो पहला चरण था वो था कबीले, यानी व्यक्ति सबसे पहले कबीलों के रूप में संगठित होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा जो चरण आया राज्य के विकास को, पूर्वी राज्य आया। पूर्वी राज्य का यहाँ मतलब ये है कि राज्य से पूर्व की स्थिति, यानी राज्य की सभी विशेषताएं अभी नहीं आई हैं, लेकिन राज्य जैसा बन गया था। फिर उसके बाद में यूनानी नगर राज्यों का जन्म होता है। इसके बाद में रोमन साम्राज्य आता है, और इसके बाद में सामंती, सामंती राज्य आते हैं। और इसके बाद में फिर आते हैं राष्ट्र राज्य। इसके बाद में आते हैं राष्ट्र राज्य, यानी आधुनिक संदर्भ में राज्य। इस तरह से राज्य का विकास होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1140, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है जॉन स्टुअर्ट मिल। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है जॉन स्टुअर्ट मिल। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखो इसका सही जो आंसर दिया है सुमन ने, इसका आंसर सी दिया है, जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही आंसर सुमन के द्वारा दिया गया है। देखो हम लेनिन की बात करें तो लेनिन तो समाजवादी विचारक है, समाजवादी विचारक या मार्क्सवादी विचारक है, और इन्होंने समाजवादी राज्य का समर्थन किया है। लेनिन ने समाजवादी राज्य का समर्थन किया है। बेंथम की बात करें तो उपयोगितावादी विचारक है, बेंथम की बात करें तो उपयोगितावादी विचारक है। जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें तो ये भी उपयोगितावादी विचारक है। और उपयोगितावादी विचारकों की बात करें तो ये अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का समर्थन करते हैं, कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख पहुंचाना होना चाहिए। अर्थात बेंथम और मिल है ये जन कल्याण की बात करते हैं, और जन कल्याण का आधार क्या होगा? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू समाजवादी राज्य की विशेषता को भी समाहित करता है, और बेंथम और जॉन स्टुअर्ट ने जिस जन कल्याण पर आधारित लोक कल्याण की कारी राज्य की बात की उसको भी समाहित करता है। अर्थात दोनों तरह की विशेषताओं को समाहित करता है जवाहरलाल नेहरू, यानी समाजवादी कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया, जिसके अंतर्गत निजी और सार्वजनिक, निजी व सार्वजनिक उद्योगों का
समर्थन किया कि निजी क्षेत्र भी होगा, सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा। यानी कुछ क्षेत्र है वो राज्य के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, राज्य के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, और राज्य का जहां अधिकार होता है उस क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, और राज्य के उत्पादन के साधनों पर राज्य का ही अधिकार होता है, तो ऐसी व्यवस्था को समाजवादी राज्य व्यवस्था कहते हैं। यानी चीन की बात करें तो चीन में समाजवादी राज्य व्यवस्था है। समाजवादी राज्य व्यवस्था में संपूर्ण उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार होता है, वितरण पर राज्य का अधिकार होता है, यानी किसको कितना दिया जाएगा ये बात भी राज्य निर्धारित करेगा। तो इस तरह से समाजवादी विशेषता को भी स्वीकार कर लिया जवाहरलाल नेहरू ने, और फिर निजी क्षेत्र को भी छोड़ दिया, यानी राज्य के लिए जो आरक्षित कर दिए गए क्षेत्र उसके अलावा जो बचा वो निजी क्षेत्र के लिए होगा। इस तरह से पूंजीवाद का भी समर्थन कर दिया। और इसके साथ साथ जो गरीब है, जो निम्न वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, इनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई। इनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई, अर्थात जन कल्याण पर भी ध्यान दिया गया। तो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है। इसी के साथ आप सभी को सूचना दे देता हूं कि निर्माण क्लासेज ऐप के माध्यम से राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर के विभिन्न जो ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं उन पे दिवाली का ऑफर चल रहा है। ऑफर के तहत सभी कोर्सों की फीस में 65% तक की छूट मिल रही है और 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसमें पहला कोर्स आरपीएस स्कूल व्याख्याता का है, ये लाइव कोर्स रहेगा और क्लास इसमें स्टूडियो से लाइव रहेंगी। दूसरा टेस्ट सीरीज 20 एवं 30 है, ये भी स्कूल व्याख्याता के लिए है, जिसमें 22 टेस्ट रहेंगे, 5000 के आसपास प्रश्न, सॉल्यूशन और पीडीएफ भी रहेगी इसमें डाउनलोड के लिए, जिसमें प्रश्न और सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तीसरा कोर्स यूजीसी नेट जेआरएफ का है, ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स है और सभी कोर्सों में पीडीएफ के रूप में नोट्स हैं, डाउनलोड किए जा सकते हैं, प्रिंट कराए जा सकते हैं। सभी कोर्सों में टेस्ट सीरीज भी समाहित है और इसके अलावा सभी कोर्सों पर रिन्यूअल भी अवेलेबल है। रिन्यूअल 1500 रुपये में मात्र है, चाहे वो यूजीसी नेट का रिन्यूअल करवाते हैं या आरपीएस स्कूल व्याख्याता का रिन्यू करवाते हैं। इसके लिए सभी को कूपन कोड यूज करना है। रिन्यूअल एसएलसी स्कूल लेक्चरर के लिए कूपन कोड है, रिन्यूअल UNJ ये यूजीसी नेट के लिए है और ये कोड उसी के पास गया होगा जिसने पहले से कोर्स लिया है ना, सभी के पास ये कोड नहीं होगा उपलब्ध। तो आज की क्लास में हमने प्रश्न संख्या 1131 से लेकर 1140 तक की चर्चा की है। आशा और उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। तो सभी क्लास को लाइक जरूर करें। अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर दें। लाइक करने के साथ साथ सभी अपने विचार कमेंट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। अभी तक आपने निर्माण क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है ये कंटिन्यू चलती रहेगी और इसमें अभी तक हमने 1140 प्रश्नों की तो चर्चा कर ली है और लगभग 5-6 हज़ार प्रश्नों की चर्चा तक हम इसमें पहुंच जाएंगे, है ना। तो सभी इस पे जुड़े रह कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो निर्माण क्लासेज के फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ।